गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर कक्षा 7 का अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन, इस अध्याय को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, लेकिन जो इसका बचा हुआ भाग है उसको आज देखते हैं। सबसे पहले है नगरों में शिल्प। और जब हम नगरों की बात करते हैं तो उस समय काबुल, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान की राजधानी है, वह बहुत प्रसिद्ध था, समृद्धशाली हो गया था राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से, क्योंकि वो मुख्यतः रेशम मार्ग पर स्थित था और वहाँ पर उसी मार्ग से घोड़ों का व्यापार भी होता था। उस समय 16वीं शताब्दी में एक व्यापारी ने अनुमान लगाया कि लगभग प्रति वर्ष 30,000 रुपये का जो है घोड़ों का व्यापार वहाँ से होता था, जो कि उस समय की एक भारी भरकम धनराशि मानी जाती थी। काबुल से ही मेवे, खजूर आदि चीज़ों को ऊँटों के ऊपर लादकर उपमहाद्वीप में लाया जाता था और यहाँ पर लाकर उसको बेच दिया जाता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि काबुल जो है एक बड़ा ही वाणिज्यिक और राजनीतिक दृष्टि से समृद्धशाली शहर था, नगर था। अब हम देखते हैं इसके साथ ही साथ बीदर। बीदर जो कि वहाँ के जो शिल्पकार थे वो चांदी और सोने के ऊपर जड़ाई का काम करते थे और इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। जैसे उसका नगर का नाम था बीदर, और जो बीदर के जो लोग थे जो वहाँ पर मतलब काम करते थे शिल्पकार, तो उस शिल्प का नाम ही बीदरी हो गया था। क्या नाम था? बीदरी। बीदरी पड़ गया था। यहाँ के जो पांचाल या विश्वकर्मा जो समुदाय था, जिसमें सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ये बड़े ही मतलब सुप्रसिद्ध कारीगर थे। ये बड़े बड़े राजमहल, भवन, जलाशय आदि का निर्माण करने में माहिर थे और मंदिरों में दान दक्षिणा भी खूब देते थे। कि कोलार और सालियार, जो ये भी एक समृद्धशाली समुदाय बन गया था उस समय कार्य करने के लिए। हम देखते हैं कि पीतल के इस मोमबत्ती दान को देखो, इसके ऊपर एक काला आवरण चढ़ा हुआ है और कितनी सुंदर जड़ाई इसके ऊपर कर रखी है। ये बीदरी शिल्प का ही एक उदाहरण है। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी एक शहर का नाम है जो उस समय कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी में स्थित था। 1336 ईस्वी में जो है ये विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। हम्पी के जब हम खंडर देखते हैं तो उन खंडरों से ही हमें ये अनुमान हो जाता है कि ये कभी जो है बहुत ही समृद्धशाली केंद्र रहा होगा, क्योंकि इसके जो किला बना हुआ है, जो हम्पी का जो महल है, उसके चारों तरफ चार दीवारी जो बनी हुई है, उसमें किसी भी तरह के चूने या गारे का इस्तेमाल नहीं है। सभी जितनी भी ईंटें हैं उनको एक दूसरे से जोड़ते हुए जो है उनको चिपका कर लगा रखा है। उसमें कहीं भी चूने गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य का ये एक बड़ा ही अच्छा केंद्र था। इसमें हम देखते हैं जो हमारे पुरातत्वविद हैं जो उन्होंने खोज की है, उसमें उन्होंने ये पाया है कि जिस मंच पर बैठकर राजा अपनी प्रजा के साथ, अपने प्रजाजनों के साथ जो देवदासियाँ होती थी, वो विरूपाक्ष भगवान शिव के जो प्रतिमा थी उसके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करती थी, उसको देखते थे। इसके साथ ही साथ हम्पी जो नगर था उसमें बड़े एक जलाशय का निर्माण कराया गया, जिस जलाशय में पानी रोककर उसको जल सेतु के माध्यम से, नहरों के माध्यम से जो है सिंचाई के काम में लाया जाता था। अनेक बाग और बगीचों का निर्माण यहाँ पर था। लेकिन बाद में जब दक्कन सुल्तानों ने हम्पी पर आक्रमण किया 16वीं शताब्दी में, उसके बाद ये नगर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब
हम सिर्फ इसके जो है अवशेष के रूप में सिर्फ खंडरों को ही देख सकते हैं। सूरत जो कि आधुनिक गुजरात में है, इसको पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहते थे। इसके बारे में जो हम बात करते हैं तो सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो आज की खंबात है, खंबात खाड़ी है, जो मुगल काल में उसको केबे बोलते थे। और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का एक वाणिज्य केंद्र बन गया था। यहाँ पर यह एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ पर सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। हम देखते हैं कि उसी समय एक अंग्रेज इतिहासकार ने यह भी लिखा था कि इस बंदरगाह पर प्रतिदिन औसतन 100 जहाज जो है खड़े रहते थे। और ये भी था कि सूरत के अंदर जो लेन देन होता था, जो व्यापार होता था अन्य जैसे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजार तक इसका जो है व्यापार चलता था। क्योंकि सूरत अपने वस्त्र और खासकर सुनहरा गोटा, जिसे किनारी होती है साड़ी की बॉर्डर वाली, से हम जरी बोलते हैं, उनके लिए फेमस था। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां भी थी। और उल्लेखनीय क्या है कि यहाँ से जारी, सूरत से जारी हुंडी, जो सूरत से जारी हुंडी होती थी या हुंडियाँ होती थी, उनके बारे में ऐसा है कि वो अन्य जगह पर जाकर, जैसे मिस्र, इराक, वहाँ जाकर भी आप उनके बदले में वहाँ तक वो सर्वमान्य थी। इस तरह से कह सकते हैं जैसे हुंडियों में जो पैसा सूरत में जमा होगा, उस पैसे को आप जो है अन्य जगहों पर जाकर, जैसे मैंने भी बताया था तुम्हें, मिस्र, इराक, बेल्जियम, इन बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। अब हम बात ये करेंगे हुंडी है क्या। तो हुंडी एक दस्तावेज है जिसमें आप पैसे जमा करने के बाद किसी अन्यत्र जगह जाकर, किसी दूसरी जगह जाकर जो है उससे पैसा ले सकते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि आज के समय का ये जो क्या है, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, आज के समय का ड्राफ्ट डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो हुंडी की तरह ही कार्य करता था। इसके साथ साथ सूरत, जब अंग्रेज भारत में आए और एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ हॉलैंड वाले, फ्रांस वाले, इनके समय में जाकर सूरत काफ़ी बड़ा वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। लेकिन बाद में जो है इसकी अभी एक तरह से हम कहेंगे उल्टी गिनती शुरू हुई और बाद में सूरत भी जो है पीछे हटता चला गया। पट्टनम या मछलीपट्टनम, जो कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है, और 17वीं शताब्दी में ये जो है भिन्न भिन्न गतिविधियों का केंद्र था। इंग्लैंडवासी और हॉलैंडवासी दोनों ही इसके ऊपर कब्जा करने का प्रयत्न करते थे। लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो इसको जो यहाँ पर किला बना वो हॉलैंड वासियों ने बनाया। और गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक थे, उन्होंने मसालों और अन्य चीज़ों पर जो लगने वाला, बिक्री पर जो लगने वाला कर था, उस पर शाही एक अधिकार प्राप्त किया, जिससे जो है अंग्रेजों का उसके ऊपर एक तरफा अधिकार ना हो जाए। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण करके जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय जो कंपनी थी, उनके सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। और कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन या जो भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि उनको इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि कंपनी के नए जो केंद्र है वो राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी उस समय बम्बई, वर्तमान मुंबई, कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, और मद्रास, वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम जो है अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान जो है उसका पतन हो गया। और अगर आज की बात करें तो मछलीपट्टनम एक टूटे फूटे छोटे से शहर से अलग कुछ भी नहीं है।
अब हम इस चैप्टर का जो नगर व्यापार और सिविलियन था, इसका जो लास्ट हमारा कंटेंट है वो है नए नगर और व्यापारी, जिसको हम कक्षा 6 में एक पूरे अध्याय के रूप में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम देखते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो तलाश करते करते भारत तक पहुँचे, और भारत में पहुँचने के बाद उन्होंने अपना अनेक व्यापार पर जो है अपना एक तरह से हम कहेंगे कि पकड़ बना ली अपनी। और फिर कुछ चीज़ें वो बाहर से लाते थे, इंग्लैंड से लाकर यहाँ बेचते थे। जिस तरह सबसे मुख्य था वस्त्र वहाँ से लाते थे, यहाँ लाकर बेचते थे, तो उनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का जब उदय हुआ, तो जो बल्कि आज के प्रमुख महानगर भी हैं, शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। जैसे बुनकर, कारीगर, सौदागर, यूरोपीय कंपनी द्वारा बनाए गए ऐसे नगर ब्लैक टाउन्स, जिसमें ब्लैक का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो देशी से है। जो देशी व्यापारी और शिल्पकार थे उनको इन ब्लैक टाउन्स तक सीमित कर दिया, और अपने आप जो गोरे शासक थे वो मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता के फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठरियों में उन्होंने जो है अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकला तथा वाणिज्य की जो कहानी है, इसको प्यारे बच्चों हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस अध्याय में हम ये भी देखते हैं, इसके साथ साथ हम चलते हैं कि जब पहली बार वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा, तो वो अपने साथ लगभग 170 यात्रियों को लाया था, और जब वापस गया तो मात्र 54 ही उसमें जीवित बचे थे। और जो है उसी की देख हम देख जब उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में निकला, तो अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद वो पश्चिम दिशा में मुड़ा। वो इसी उम्मीद में था कि धरती जो है गोल है, कि इस तरफ से भी जो है भारत में पहुंचा जा सकता है। और लेकिन वो जा पहुंचा वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज का जो नाम है वो इसी परिकल्पना पर जो है आधारित है कि वो भारत के पश्चिम दिशा में है, इसलिए उसका नाम उन्होंने वेस्ट इंडीज रख दिया था। उसके बाद वो जो है अमेरिका पहुंचा। अब इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट अध्याय हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।